नमस्कार दोस्तों, थोड़ा लेट हुई इसके लिए सॉरी। पहले जो हम पढ़ रहे थे भारत के भौतिक विभाजन का पार्ट 3 पढ़ रहे थे। आज हम लेकर आए आपके सामने भारत के भौतिक विभाजन का उसी के आगे पार्ट नंबर 4। पहले जो 4 पार्ट थे उसमें पढ़ा था हमने 4 पार्ट में हिमालय पढ़ा था। हिमालय के अलावा हिमालय लगभग ऊंचाई के आधार पर और प्रादेशिक आधार पर दोनों में 4-4 प्रकार के पढ़ लिए थे हमने। इसके बाद में भारत का जो भौतिक विभाजन का दूसरा भाग है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है विशाल मैदान। नाम से पता चल रहा है विशाल मैदान मतलब पांचों जो भाग है उन पांचों भागों में लगभग सबसे बड़ा जो भाग है ये विशाल मैदान। और ये विशाल मैदान का लगभग जो क्षेत्रफल माना जाता है ये क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत में जो विशाल मैदान का क्षेत्रफल है लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। और 7 लाख वर्ग किलोमीटर में बात करें कि इसका निर्माण किससे हुआ है, इस प्रदेश का निर्माण हुआ है नदियों के अपरदन से। और नदियों के अपरदन से जो मिट्टी बनती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है, कच्छारी भी कहते हैं, एलुवियल भी कहते हैं, इसे दोमट भी कहते हैं। नदियों के अपरदन से जिस मिट्टी का निर्माण होता है वो जलोढ़ होती है, कच्छारी, एलुवियल और दोमट मिट्टी होती है जो फसलों के लिए सबसे अच्छी मिट्टी होती है। इसी का कारण है कि ये प्रदेश विशाल मैदान पांचों भागों में से सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है। अगर सर्वाधिक उपजाऊ प्रदेश है तो स्वाभाविक सर्वाधिक लोग निवास करेंगे। इसलिए भारत के जो पांचों भाग हैं उन पांचों भागों में सर्वाधिक जो जनसंख्या है, पांचों भागों में सर्वाधिक जनसंख्या इसी भाग में देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक मैदानी भाग है, नदियों का आवागमन है। अगर नदियों का आवागमन है, मैदानी भाग है तो लोगों को रोजगार मिलेगा और स्वाभाविक लोग वहाँ पर रहना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको रोजगार मिलता है। पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर की जनसंख्या कम होने का ये रीज़न है कि वहाँ पर रेगिस्तान है, वर्षा कम होती है तो लोगों के रोजगार के साधन नहीं है। प्लीस्टोसीन, इसका जो निर्माण काल है वो निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल माना जाता है जो लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व है। इसके 2 विभाजन पढ़ेंगे। पहला विभाजन आता है उच्चावच के आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो उच्चावच के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है भारत में एक हिमालय पढ़ा था हमने शिवालिक। शिवालिक हिमालय जो हिमालय का नीचे वाला संस्तर है इसमें हम अगर जानकारी लेते हैं जिससे इसके उच्चावच के आधार पर विशाल मैदान के भाग पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए थोड़ा इस प्रकार से समझना होगा हमारे को। पहला भाग जैसे आता है भाबर, जैसे सपोज करो कोई देखना नदी कोई यहाँ से पहाड़ी भाग से नदी निकल रही है। पहाड़ी भाग से नदी जब निकलती है तो वो वहाँ पर पहाड़ी भागों में कंकड़ पत्थर होते हैं और कंकड़ पत्थर जब मोटे होते हैं तो नदी का पानी नीचे चलाता है। हम कह सकते हैं कि पहाड़ी भाग में कंकड़ पत्थर वाला वह क्षेत्र है जहाँ नदियाँ लुप्त हो जाती, नदियों का पानी दिखाई नहीं देता है, उस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। कंकड़ पत्थर वाला वह क्षेत्र जहाँ पर नदियाँ लुप्त हो जाती है उस क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। इसके अलावा इसका दूसरा भाग आता है यहाँ पर तराई। गांव में एक तो मकानों की तराई होती है, इसके अलावा तराई प्रदेश विशाल मैदान का दूसरा भाग है। क्या होता है कि जब नदियां पहाड़ी भाग छोड़कर मैदानी भागों में प्रवेश करती हैं, नदियां जब पहली बार पहाड़ी भाग छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करेगी तो ये बीच का जो क्षेत्र है इस बीच के क्षेत्र में दलदली भूमि बनाएगी और इस दलदली भूमि को ही तराई प्रदेश कहा जाता है। या तो दलदली प्रदेश या तराई प्रदेश, वापस देख लेना। नदियाँ पहाड़ी भाग छोड़कर जहाँ से मैदानी भागों में प्रवेश करती है इस प्रदेश को तराई प्रदेश या दलदली प्रदेश कहा जाता है। इसी के बाद इसी का तीसरा जो भाग आता है उच्चावच के आधार पर वो कांप प्रदेश आता है। मैदान का तीसरा भाग है कांप प्रदेश। कांप प्रदेश से हमारे को याद आता है कि हम जो तो ठंड के मारे कांपते हैं, सर्दी में जब ठंड हमारे को ज़्यादा लगती है तो कांपते हैं। इसके अलावा जिस भारतीय पत्ती
जो होता है वो पत्नियों से, अधिकतर जो 80% हस्बैंड होते हैं अपनी पत्नियों से बड़े कांपते हैं। इससे हमारे कांपने का भी रीज़न, मतलब डरने का भी रीज़न आपको बता दें कि भारत में अपने पत्नियों से पति क्यों डरते हैं। ये हमारी यंग बूथ की कोई गलती नहीं है, ये शुरू से हमारे विधि विधान ऐसे कि मतलब पति पत्नियों से डरते हैं। क्यों डरते हैं? अगर आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास, ज्ञान चाहिए सरस्वती जी के पास, और पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी के पास। अगर आपको शक्ति चाहिए तो माँ दुर्गा के पास, ज्ञान चाहिए सरस्वती जी के पास, पैसा चाहिए लक्ष्मी जी के पास। अब दुनिया में इन तीन के अलावा बचा ही क्या? सब कुछ तो भगवान ने पहले ऑलरेडी से महिलाओं को दे रखा, तो बेचारा पति डरेगा नहीं तो क्या करेगा। तो कांप प्रदेश दो भाग होता है, एक तो है बांगर, ओके, एक होता है खादर। बांगर और खादर, इस कांप प्रदेश के दो भाग है, ये है बांगर, दूसरा है बी खादर। बांगर ऊंचा वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर नदी का पानी पहुँच नहीं पाता है। ऊंचे वाले स्थान जहाँ पर नदी का पानी पहुँच नहीं पाता है, केवल बाढ़ के समय बांगर प्रदेश में यहाँ पर नदी का पानी पहुँचता है। इसलिए यहाँ की जो भूमि होती है अनुपजाऊ होती है या कम उपजाऊ होती है, और ये पुरानी जलोढ़ होती है। खादर नई जलोढ़ भूमि, ये अधिक उपजाऊ होती है। एक ही खेत में लगातार अगर हम फसलों का उत्पादन कर रहे हैं तो उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी, तो बांगर। और अगर भूमि का नया निर्माण होता है तो उसमें पोषक तत्वों की संख्या अधिक रहती है, तो वो खादर कहलाती है, नई जलोढ़ भूमि जो अधिक उपजाऊ होती है। इसी के बाद में इस क्षेत्र में हमारे को देखने को मिलता है जैसे भाबर हो गया, तराई हो गया, कांप प्रदेश हो गया। यहाँ पर जैसे खाड़ी या कोई महासागर है तो नदी अपना पानी इसमें गिराने से पहले यहाँ पर बनाएगी डेल्टा। पानी गिराने से पहले यहाँ पे डेल्टा बनाएगी, या कह सकते हैं कि नदी अपने साथ में जो भी कंकड़ पत्थर लाती है सागर या खाड़ी में गिरने से पहले साथ में वो आसपास के किनारे को, कचरे को छोड़ देती है, उससे डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा में दो क्षेत्र होते हैं, दो भाग होते हैं, एक का नाम जिससे चर या चारस और दूसरा होता है बिल। डेल्टा क्षेत्र में दो भाग हमारे को देखने को मिलते हैं, चर या चारस, और दूसरा होता है बिल। चर से याद रखना है, इस डेल्टा क्षेत्र में जो ऊपरी ऊंचा उठा हुआ भाग होता है चर या चारस कहलाता है, और इस डेल्टा क्षेत्र में नीचा दबा हुआ भाग जो गड्ढा नुमा होता है वो बिल कहलाता है। सबाओं के बिल नीचे होते हैं, बिल मतलब गहराई होता है, और चमने मतलब चिमनी ऊंचे वाले स्थान पे होता है, तो ऊंचा वाला भाग चर कहलाता है और नीचे वाला जो स्थान होता है डेल्टा क्षेत्र में वो बिल कहलाता है। इस प्रकार से उच्चावच के आधार पर इसके विशाल मैदान के कुछ भाग हमने पढ़े। इसके बाद में हम पढ़ते हैं प्रादेशिक आधार पर विशाल मैदान का वर्गीकरण। प्रादेशिक आधार पर विशाल मैदान का वर्गीकरण। विशाल मैदान का दूसरा भाग है प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण। प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण में पहला जो भाग आता है जैसे पंजाब हरियाणा का मैदान। पंजाब हरियाणा का मैदान सिंधु व इसकी जो सहायक नदियां हैं, सिंधु व इसकी सहायक नदियों से इस भाग का निर्माण हुआ है। और सिंधु व इसकी सहायक नदियों में जैसे सिंधु है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये जो नदियां हैं, इन नदियों से जिस भाग का निर्माण हुआ है उसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं। और ये नदियां लगभग 12मासी नदियां हैं, इसलिए ये भाग जो है पंजाब हरियाणा अधिक सिंधु व इसकी सहायक नदियों से जिस भाग का निर्माण हुआ उसे पंजाब हरियाणा का मैदान कहते हैं, जिसमें सहायक नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज है। सिंधु और झेलम का जो बीच का क्षेत्र है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उपजाऊ होता है, और उससे दो नदियों के बीच के उपजाऊ प्रदेश को दोआब कहते हैं, जो बाकी भूमियों के बदले अधिक उपजाऊ होता है। सिंधु और झेलम के जो बीच का क्षेत्र है सिंधु सागर दोआब कहलाता है। झेलम और चिनाब के बीच का क्षेत्र चास दोआब कहलाता है। चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र रचना दोआब कहलाता है। रावी और व्यास के बीच का क्षेत्र बारी कहलाता है, बारी दोआब कहलाता है। और व्यास और सतलज के बीच का जो उपजाऊ प्रदेश है वो बिस्त दोआब कहलाता है। इसके बाद इसका दूसरा भाग आता है गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में भी पहला भाग आता है उत्तरी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान में लगभग जो नदियां जिससे उत्तरी यूपी का क्षेत्र आता है, जिसमें गंगा,
प्लस रामगंगा। इस गंगा और रामगंगा की नदियों के बीच का क्षेत्र जो दोआब है उससे उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं और इसे रुहेलखंड का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि रुहेलखंड का मैदान कहाँ पर है तो यूपी में कौन सी दो नदियों के बीच में, गंगा और रामगंगा नदियों के बीच में, जिससे उत्तरी गंगा का मैदान भी कहते हैं क्योंकि ये उत्तरी यूपी में पड़ता है। इसके अलावा मध्य गंगा का मैदान, इस मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी यूपी आता है और बिहार वाला क्षेत्र आता है। मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी यूपी और बिहार वाला क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में देखने को मिलता है कि इस क्षेत्र का जो मध्य गंगा का मैदान है इसका जो निर्माण हुआ है गंगा, घाघरा, कोसी और गंडक। गंगा और कोसी नदियों के जो बीच का दोआब है उससे वारिन दोआब कहा जाता है। गंगा और कोसी नदियों के बीच का जो दोआब है उससे वारिन दोआब। गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, आपके नाम से पता चल रहा है कि नाम कितने अजीब है। घाघरा का एक युद्ध भी हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर वर्सेस महमूद लोधी के मध्य हुआ था। ये घाघरा के युद्ध के बारे में कहा जाता है घाघरा का युद्ध या तो शायद घाघरा नदी के किनारे हुआ है या कहा है, इतिहासकारों ने कहा कि बाबर ने इस युद्ध में 9 मीटर का 6 मीटर का घाघरा अपने मुँह पर लाद रखा था, गले से लेकर पैरों तक पहन रखा था, इसलिए इस युद्ध को घाघरा का युद्ध कहते हैं। नाम देखो नदियों के, गंडक, नाम के अनुसार ही काम होता है। आजकल के जो नाटक आते हैं उनके नाम भी अजीब तरीके के रखे जाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? उनके शादी हो गए, उनके बच्चे हो गए, अभी तक उनको पता नहीं चला कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। इस प्यार को क्या नाम दूं? अरे भाई प्यार ही करना तो नाम देने की क्या ज़रूरत है। और नाम तो मतलब नाम तो रखे जाते तो सही है, लेकिन जैसे आजकल की जो फिल्में आती हैं उन फिल्मों में आप देख लो कि जो गाने आते हैं, गाने भी अजीब तरीके के आते हैं। एक गाना आया था कुछ दिनों पहले, बहुत ही पुराना गाना, कि तू धरती पे चाहे जहाँ पर भी रहे तेरी खुशबू से तेरे को पहचान लूँगा। अरे भाई तू आदमी या गडगड़ा है? भीगी भीगी सड़कों पर करूँ तेरा इंतजार। अरे भाई सूखी हो सड़क जाए भीगी हो इंतजार करना, तो उससे तेरे क्या फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा एक गाना आया था, सिगड़ी पर दिल सेक लूँगा। अरे भाई तेरा दिल है या बाटी है? समझ में नहीं आता गाने किस प्रकार के अजीब अजीब आते हैं। तीसरा भाग हम देखते हैं, सी भाग, दक्षिण गंगा का मैदान। इस दक्षिण गंगा के मैदान में मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र आता है। दक्षिण गंगा के मैदान में मुख्य रूप से पश्चिमी बंगाल वाला क्षेत्र आता है। इस प्रकार से गंगा का मैदान लगभग कंप्लीट हो। इसके अलावा कुछ चीज़ें रह जाती है। आपको याद रखना है कि मध्य गंगा का जो मैदान है, इस मध्य गंगा के मैदान को लखनऊ के आसपास में अवध का मैदान भी कहते हैं। मध्य गंगा के मैदान को लखनऊ के आसपास में अवध का मैदान भी कहते हैं। और जो बिहार वाला क्षेत्र है, इस बिहार वाले क्षेत्र में उत्तरी बिहार में और दक्षिणी बिहार में, उत्तरी बिहार में इस मध्य गंगा के मैदान को मिथिला का मैदान कहते हैं और दक्षिणी बिहार में मगध का मैदान कहते हैं। मध्य गंगा के मैदान को उत्तरी बिहार में मिथिला का मैदान कहते हैं और दक्षिणी बिहार में इसी मध्य गंगा के मैदान को मगध का मैदान भी कहते हैं। इसके अलावा एक मैदान और रह जाता है, रार का मैदान। ये दामोदर नदी और स्वर्णरेखा नदी, इस दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के बीच का जो क्षेत्र वो रार का मैदान कहलाता है। दामोदर और स्वर्णरेखा नदी के बीच का क्षेत्र रार का मैदान कहता है। और दामोदर व स्वर्णरेखा नदी की जो सहायक नदियाँ हैं, इस सहायक नदियों से दक्षिणी जो गंगा है, इस दक्षिणी गंगा के मैदान का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से भारत का जो विशाल मैदान है इसका लगभग कंप्लीट होता है, विशाल मैदान कंप्लीट होता है।